हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, हमने अब तक अपने लास्ट टू वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अपने चैप्टर में करंट पढ़ लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है, ओम्स लॉ पढ़ लिया है। हमने सेकंड पार्ट में अपना रेसिस्टेंस पढ़ा था, रेसिस्टिविटी को कवर किया था। अब हम उन्हीं टॉपिक्स में आगे चलते हुए बच्चों आज के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, किससे हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन व्हाट सीरीज और पैरेलल सर्किट में देखेंगे। तो बच्चों, ये सीरीज और पैरेलल सर्किट में पहले से ही, बहुत पहले से ही ले रही हूँ। कैसे? मैंने ये बोला था कि जो आपका अमीटर है, वो आपका कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है, और वहीं पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका पैरेलल में लगाया जाता है। तो वहाँ वहीं से में जो है फर्स्ट टाइम आप लोग सुनते आ रहे हो कि एक सीरीज सर्किट होता है, एक पैरेलल सर्किट होता है। तो मैं पहले आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये जो आपके सामने अभी है, ये आपके पास एक सीरीज सर्किट है। अब आपको समझना होगा कि सीरीज सर्किट क्या होता है। बच्चों, सीरीज सर्किट वो होता है जहाँ पे आपका जो रेसिस्टेंस लगा है बच्चों, वो एक से सीधी लाइन में लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। हम एक से तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे और R3 लगे हैं, ये यहाँ पे सीरीज में लगे हैं। इनको क्या कहा जाएगा? सीरीज में लगा कहा जाएगा। सिमिलरली आप ये सेकंड इमेज देखो, यहाँ पर आप क्या देख सकते हो? देखो, यहाँ पर एक सीधी लाइन थी। एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके। यहाँ पे ये तीन रेसिस्टर्स लगा दिए गए हैं, R1, R2 और R3। वहीं अगर मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर की मैं बात करूं अगर आपसे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही थी। अब वो क्या हुई, ऐसे करके डिवाइड हो गई, ऐसे करके डिवाइड हो गई और ऐसे करके डिवाइड हो गई बेसिकली। फिर ऐसे करके यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बना है, राइट? अब आप समझ सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये इतना पार्ट मैंने आप लोगों को क्या है, ड्रॉ करके दिखाया है। नीचे से अलग से इसमें ये क्या है, वोल्टेज आपकी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आपकी जा रही है। तो मैंने ये यहाँ पे आपको R1, R2, R2 लिख दिया मैंने स्टार्टिंग में। R1, R2 और R3 तीनों रेसिस्टर्स ड्रॉ करके दिखा दिए। तो यही डिफरेंस होता है बच्चों, एक पैरेलल सर्किट में और एक सीरीज सर्किट में। पैरेलल बारे में आपके ऊपर नीचे जो है रेसिस्टर्स लगे होंगे या सेल लगे होंगे। जरूरी नहीं है कि आपका रेसिस्टर ही पैरेलल में हो, आपके सेल्स भी होते हैं। सेल क्या चीज होती है बच्चों? थोड़ा मैं सेल के बारे में भी बता देती हूँ आपको। देखो, आपका मैं शायद आपको बता चुकी हूँ, मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ सेल के बारे में। जब मैं आपको सर्किट के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि आपका जब केवल सिंगल होता है, लाइक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो आपका वो नॉर्मली सेल होता है। वहीं पर अगर आप दो तीन इस तरीके के बना देते हो, यहाँ पे बड़ा वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा क्या होता है, बैटरी बन जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका रजिस्टर ही केवल जो है सीरीज और पैरेलल में लगा हो। आपका जो क्या है, सेल भी लग जाते हैं, और भी चीजें आपकी जो है सीरीज और पैरेलल में लग जाती हैं। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं, ये आपको समझाने के लिए है, राइट? अब मैं इसको यहाँ से रफ करती हूँ। अब हमें करना क्या है बच्चों? हमें यहाँ से जब हमारे यहाँ पे जब बहुत सारे रेसिस्टर्स आ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो R1 है, R2 है, R3 है। अब अगर मैं पूछूँ, क्वेश्चन पूछूँ कि इसका इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? अब पहले तो बच्चों इसके आगे देखो, नॉर्मली क्या पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस बताओ, बट पहले तो आप डिफरेंस यही देखो कि इसके आगे एक वर्ड लग चुका है, इक्विवेलेंट। जब ये इक्विवेलेंट वर्ड आ गया तो यहीं से समझ लो कि यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग रेसिस्टर्स है, और उसके बाद अलग अलग होने के बाद भी हमारे यहाँ पे सर्किट भी डिवाइड हो जाते हैं। एक सर्किट हमारा सीरीज वाला होता है, दूसरा सर्किट हमारा पैरेलल वाला होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 सर्किट हैं, दोनों सर्किट के लिए हम अलग-अलग तरीके से निकालेंगे क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले हम देख लेते हैं अपना सीरीज वाले के लिए, राइट? अब बच्चों, होता क्या है, पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे दोनों में। यहाँ पे आपको सीरीज वाले के लिए भी लिखने पड़ेंगे और पैरेलल वाले के लिए भी रखने पड़ेंगे। हम दोनों में साथ-साथ समझते जाएँगे, दोनों को साथ में समझोगे तो आप लोग बेटर अच्छे से समझ पाओगे, राइट? तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कि ये जो आपका सीरीज वाला सर्किट होता है, यहाँ पे आपका करंट, जिसको मैं आई लिख रही हूँ क्योंकि हमें पता है करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आई कांस्टेंट होता है, यानी करंट जो है, करंट जो आपका फ्लो करेगा वो आपका कांस्टेंट होगा, राइट? आपका जो आई है वो कांस्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। वहीं पर मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखूं, मैं अब यहाँ पे किसके लिए लिख रही हूँ, मैं पैरेलल वाले के लिए लिख रही हूँ, राइट? अब मैं ये सब कुछ आपका हटा देती हूँ। तो पैरेलल वाले के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ, और यहाँ पे आपका बच्चों क्या सेम होता है, वोल्टेज क्या सेम होता है,
वोल्टेज, वोल्टेज मैंने पूरा लिख दिया, वोल्टेज को मैं वी से भी डिनोट कर सकती थी। वी आपका जो है वी कांस्टेंट होता है। यानी कि इस पूरे सर्किट में ये जो सर्किट आपका ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे करंट बदलेगा। देखो, आपका ओम्स लॉ ना दिमाग में बिठा लो, हर जगह आपका ओम्स लॉ ही लगने वाला है। अब ओम्स लॉ में आपके पास 3 ही चीज़ें होती हैं, क्या-क्या? वी, आई, आर। ट्रिक बताई थी मैंने, वीर, राइट? अब ट्रिक के बाद जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि आपका इक्वल कहाँ लगेगा? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आगे जाके एक टर्म और पढ़ोगे, वहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी, तो वहाँ पर इक्वल जो है वो कहीं और लगेगा। तो इस वजह से आपको यहाँ पे याद रखना है कि वीर में आपका इक्वल पहले वाले में लगता है, वी इज़ इक्वल टू आई आर, राइट? अब यहाँ पे 3 ही टर्म है, क्या? वी है, आई है, आर है। अब इन हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में आपको आर निकालना है, आर यानी रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस तो आपको निकालना है, तो रेजिस्टेंस तो हो गया साइड में, बचे क्या? 2 टर्म, कौन-कौन से? वी और आई। 2 टर्म्स बचे। अब इन दोनों टर्म्स में समझो आप, जब अगर आपने एक टर्म को कांस्टेंट ले लिया, किसी भी एक टर्म को, चाहे v को चाहे i को, जो जो दूसरा वाला टर्म होगा, मैं क्या बोल रही हूँ, तो जो दूसरा वाला टर्म होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वेरिएबल बन जाएगा, यानी कि चेंज होता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पैरेलल वाले में वोल्टेज को कांस्टेंट रख रही हूँ, तो यहाँ पे आई जो है वेरी करेगा। क्या? आई वेरी करेगा, ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ आपको पढ़ने ज़रूरी इसलिए है, याद रखनी या समझनी ज़रूरी है कि हम जो इसका फ़ॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना बच्चों, वो हमें कांस्टेंट वाले से नहीं पकड़ना। मतलब ड्राइव करने के लिए हम पहली चीज़ जो पकड़ेंगे, वो चीज़ हम कांस्टेंट वाली नहीं पकड़ेंगे, हम वो चीज़ पकड़ेंगे जो वेरी कर रही है, यानी जो चेंज हो रही है। तो हम इसका फ़ॉर्मूला ड्राइव करने के लिए क्या पकड़ेंगे? आई पकड़ेंगे। तो ये जो ओम्स लॉ है ना, ओम्स का फ़ॉर्मूला ये जो लिखा है यहाँ पे, इसको आप आई की टर्म में निकालोगे। कैसे लिखोगे? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब आप इस चीज को यहाँ पे यूज करोगे, किसको? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सिमिलरली मैं यहाँ पे थोड़ा साथ साथ में सीरीज को लेकर भी चलती हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि v इज इक्वल टू आई आर आपका फॉर्मूला होता है। आर तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट ही करना है, बचे दो वेरिएबल v और i। अब इन दोनों में से अगर आपने किसी एक को कांस्टेंट ले लिया है, तो जो दूसरा वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या है? अपना वेरिएबल में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने i को कांस्टेंट लिखा है, यानी करंट को कांस्टेंट लिखा है। तो जब करंट कांस्टेंट में है तो बचता है आपका v, और v आपका जो है वेरी करेगा। v आपका पास यहाँ पे क्या है? v इज योर वोल्टेज। अब आपको जो v वेरी करेगा, तो आपको जो फॉर्मूला है वो v की टर्म में ही लिखना है, यानी कि जो ओम्स लॉ है एज इट इज आपको यहाँ पे यूज करना है। क्या? v इज इक्वल टू आई आर। अब इसे यूज कैसे करना है बच्चों आपको? देखो, यहाँ पे 3 रजिस्टर है। अब आपको इसे यूज ऐसे करना है कि आप लिखोगे कि हमारा जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा, आप यहाँ नीचे ई भी लिख लो, विच स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो बराबर होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 के, राइट? हमने किसके टर्म में लिखा? अगेन मैं समझा रही हूँ, जो चीज़ वेरी कर रही है हम उसके टर्म में लिखेंगे। साथ ही साथ में पैरेलल का लेकर भी चलती हूँ। मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पे जो चीज़ वेरी कर रहे हैं उसका पकड़ेंगे। यहाँ पे आई वेरी कर रहा है, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आई के टर्म में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम निकालेंगे आई इक्विवेलेंट। आई ई इज इक्वल टू क्या होगा? आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3। ये मैंने 3 तक ही क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें 3 तक के ही गिवन है। अगर यहाँ पे 2 गिवन होता तो मैं यहाँ पे 2 लेती, अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं 4 लेती, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से गिवन है। अगेन अब हम सीरीज वाले पर आ जाते हैं। अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पे v की वैल्यू पुट करूँगी। यहाँ पे आई आर गिवन है, तो मैं यहाँ पे आई आर लिख दूँगी, और नीचे क्या लिख दूँगी? ई, राइट? इसका होल में ई लिख देती हूँ। देन मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि इसमें यहाँ पे अगेन इसकी वैल्यू रखूँगी, आई आर ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा। एक्चुअली में क्या होता है ना बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। फिर यहाँ पे आई आर, हर जगह आई आर लिख दूंगी मैं, बेसिकली पहले आई आर। अब नीचे उनकी नोटेशन लिख दूंगी, जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दूंगी, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 लिख दूंगी। अब यही वाली बात जो सबसे पहले आपने लिखी थी, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा था? सीरीज वाले के लिए आपने ये लिखा था कि आपका आई जो है वो कांस्टेंट होता है। तो वही चीज अब आप यहाँ अप्लाई करोगे इस वाले स्टेप पे। कौन से वाले स्टेप पे? इस वाले स्टेप पे आप अप्लाई करोगे। कौन सी वाली चीज? आपकी सबसे पहली चीज जो आपने लिखा था, सबसे पहला पॉइंट। ये तो आपका सेकंड पॉइंट हो गया। जो आपका सबसे पहला पॉइंट लिखा था वो लिखा था आई कांस्टेंट होता है। अब कोई चीज कांस्टेंट हो गई तो वो तो बाहर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आई लिखा है और यहाँ तीनों जगह आई लिखा है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है यानी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरीके से सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे। समझ रहे हो? यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे आई
आर ई लिखोगे, यानी कि बेसिकली अब जो वो ई है वो आर के नीचे आ गया है, आई के नीचे नहीं है, क्योंकि आई आपका कांस्टेंट रहने वाला है। दैट्स वाई आपको पहला पॉइंट ही क्या लिखवाया गया था कि आई यानी करंट आपका कांस्टेंट रहेगा। अब आप इस चीज को देखो राइट हैंड साइड वाले को, कि जब यहाँ पे आई कांस्टेंट हो गया यानी सेम रहेगा, तो यहाँ कोई भी चीज अगर सेम होती है तो आप कॉमन ले लेते हो ना, मैथ्स में ही पढ़ते हो, ये कोई भी चीज सेम होती है तो कॉमन ले लेते हो। तो यहाँ पर भी आप आई कॉमन ले लोगे, बचेगा आपका अंदर क्या, R1 R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, मैं इस जगह लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको फाइनली मिलने वाला है आर ई, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बराबर किसके मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि ये हमारा जो है फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया है। किसके लिए निकल कर आया है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, यहाँ पे वर्ड लिख दो, सीरीज के लिए। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस आपको गिवन है फॉर्मूले में, क्वेश्चन में, आप सिंपली उनको ऐड ऑन कर दीजिए। कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी दे रखे हैं, लाइक अगर आपको दो गिवन है तो आप दो को प्लस करो, तीन गिवन है, चार गिवन है, उतने को ही आप प्लस कर दो। अब हम चलते हैं अपने पैरेलल की तरफ। अब पैरेलल में मैंने क्या लिखा कि जो चीज वेरी करती है मैंने उसकी टर्म में लिख दिया, आई यहाँ पे वेरी करता है। अब आई की वैल्यू रखनी है आपको, कौन सी वाली, ये वाली जो हमने पहले निकाली है। तो रखो वैल्यू V अपॉन R, इसे ब्रैकेट में इक्विवेलेंट लिख दो। V ओवर R, पहले जल्दी जल्दी V ओवर R लिख लेते हैं, V ओवर R। अब क्या करना है, जो है मतलब जो जिसके लिए है, जैसे वन है तो वन, टू, थ्री। अब वही वाली बात, सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा था, वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो सेम वही चीज है, V कॉमन आएगा, V इधर से भी कॉमन आएगा, इधर से भी कॉमन आएगा, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे कैंसिल, चलो कोई बात नहीं, लिख देती हूँ मैं। आर ही आपका रेसिस्टेंस में आ जाएगा, यहाँ पे वी आपका जो है कॉमन आ गया, आपका वी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ से आपका V जो है इस V से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला किसका निकल कर आएगा, ये आएगा हमारा पैरेलल वाले का, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को मैं ई क्यू लिख देती हूँ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी आर इन क्या, पैरेलल। पैरेलल वाले को हम कैसे लिखेंगे, पैरेलल, पैरेलल, ये क्या है हमारा, सर्किट है, इन पैरेलल सर्किट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक था इसका, और यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ डब्बे में बंद करके कि 1/R इज इक्वल टू कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसको हम बंद कर देते हैं बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कि आपका पैरेलल में यहाँ पे क्या निकल कर आया, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इस पूरे सर्किट का अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और यहाँ पे R1 R2 R3 की अलग अलग वैल्यू दे दी जाए, आपको 6 7 8 कुछ भी वैल्यू दे दी जाए, और फिर आपको आर आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, तो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज कर लोगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किसके लिए यूज करोगे आप, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन व्हाट, पैरेलल सर्किट। सिमिलरली इन सीरीज के लिए आप सिंपली क्या करोगे, बस उन्हें ऐड कर दोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आते हैं, फॉर्मूले निकल कर आते हैं किसके, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बनते कैसे हैं, एक चीज आपको ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, कि इन दोनों सर्किट में आपका आई कांस्टेंट रहने वाला है, वी वेरी करने वाला है, क्योंकि ये दोनों चीज, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो लिखवाए हैं मैंने, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत याद रखने होते हैं, क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट भी यूज करने होते हैं। मैं इनके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन की भी जो है आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो इतना चीज आपने समझ ली। अब हम थोड़ा सा इसका और डायग्राम देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको दो तरह के सर्किट अटैच करे हुए हैं। ये आपके पास क्या है, बैटरी गिवन है, ये जो है आपके पास बैटरी है, दिस वन इज योर बैटरी इन बोथ चीज। अब आप यहाँ पे नोटिस क्या करोगे, आप नोटिस करोगे ये वाला एरिया, देखो यहाँ पे एक तार के बाद दूसरा बल्ब लगा है, मतलब एक ही तार में दो बल्ब लगे हैं, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई है, ये इस ये वाले एरिया से देख रहे हो, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर आप देखोगे
कि पैरेलल वाला हमारा ऐसे ही हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, ऐसे करके डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे भी एक डायग्राम बना है, आप इसे भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है टोटल रेजिस्टेंस R इज़ गिवन बाय, ये किसके लिए, सीरीज़ के लिए दे रखा है। दैट R1 इज़ इक्वल टू R1 प्लस R, दैट टोटल R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली नीचे वाले डायग्राम में हमारे पास पैरेलल दे रखा है। देखो आपको स्प्लिटिंग दिखानी होती है, अब वो चाहे आप ऐसे करके ऐसे दिखाओ, कुछ बच्चे हो सकते हैं इनमें भी कन्फ्यूज़न होगी, वहाँ तो ऐसे बना था, वहाँ तो इस तरीके से बना था और यहाँ पे ऐसे बना था, तो ये इस तरीके का ऐसा कुछ भी दिमाग में मत लाना, वो बस आपको स्प्लिटिंग दिखानी है कि एक चीज़ जो है आगे स्प्लिट हो गई है, 2-3 या जितने भी आपको गिवन है, जितनी भी की भी स्प्लिटिंग दे रखी है। तो बेसिकली ये ऊपर वाला आपका सीरीज़ में गिवन है, नीचे वाला आपका पैरेलल में गिवन है। इस वाले को आप, मैं ओवरराइटिंग हटा देती हूँ, इस वाले को भी आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला आपका सीरीज में गिवन है, एक ही वायर से क्या है, दो बल्ब का है, ये और यहाँ पे क्या है, स्प्लिटिंग हो गई है, ये यहाँ पे आप स्प्लिटिंग देख सकते हो इस वाले पॉइंट में। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल सर्किट के लिए है। किसके लिए है, पैरेलल वाले के लिए। जो दूसरा वाला है वो हमारा किसके लिए गिवन है, सीरीज वाले के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए। तो बच्चों पहले तो मैं बात करूँ, अगर किसकी, सीरीज़ वाले की मैं बात करती हूँ, राइट? सीरीज़ वाले की मैं बात करती हूँ। तो सीरीज़ वाले में हमने क्या पढ़ा? सीरीज़ वाले में हमने ये पढ़ा, 1 सेकंड। हाँ, तो सीरीज़ वाले में हमने क्या पढ़ा? पॉइंट्स लिखती हूँ। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि हमारा I जो है वो कांस्टेंट रहता है। सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि हमारा V जो है वेरी करता है। और वहीं पे हमने पैरेलल वाले के लिए क्या पढ़ा था? कंपेयर करने के लिए आसानी होगी ना, इसलिए। पैरेलल वाले में हमने पढ़ा था, पहला पॉइंट हमारा ये था कि यहाँ पर वी वेरी करता है, और सेकंड ये पढ़ा था कि आई कांस्टेंट उल्टा नहीं, एक सेकंड, वी हमारा कांस्टेंट रहता है, वी हमारा कांस्टेंट रहता है और आई जो है वो वेरी करता है। तो बच्चों इस चीज को आप ऐसे समझो, लाइक वापस आ जाते हैं हम इस स्ट्रक्चर पे, ठीक है, यहाँ से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे बच्चों अभी तो आपके पास 2 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है? इन जगहों पे, ये वाली जगह पे एक आपके पास ये बल्ब है, एक आपके पास ये वाला बल्ब है, राइट? अब अज़्यूम ये करो कि आपका यहाँ पे तो एक बल्ब है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ लगा दी गई, जैसे आपका हीटर लगा दिया गया मान लो। अब आपको पता है हीटर कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है कंज़्यूम करता है। अगर आपको हीटर का नहीं पता तो आप मान लो कि आपने यहाँ पे प्रेस लगा दी, ठीक है? आप हीटर की जगह पे या तो प्रेस ले लो, अ, मैं नीचे लिख देती हूँ, या तो आपने नीचे प्रेस ले ली, ठीक है? आप जो घर में जिससे आयरन जिसे बोलते हैं, आयरन या प्रेस वो एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर आपने बच्चों एक तरफ आपने बल्ब लगा रखा है, दूसरी तरफ आपने हीटर लगा दिया, या आपने प्रेस लगा दी, या कोई भी ऐसा अप्लायंस लगा दिया जो अलग तरीके की एनर्जी यूज़ करता है, अलग तरीके की उसको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। हाई, लो टू मॉडरेट टू हाई, यानी कि एक तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिनको बहुत थोड़ी सी ही एनर्जी चाहिए होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी से मेरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। एक वो अप्लायंस होते हैं जिनको लो वाले से थोड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब यहाँ पे सीरीज वाले में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट देखो कि यहाँ पे आपका आई कांस्टेंट रहता है, यानी कि आपका जो करंट है वो एक जैसा ही रहेगा। अब एक तरफ आपने लगा दिया बल्ब जिसे बहुत कम अमाउंट की करंट चाहिए, मान लो इसे चाहिए 4 एम्पियर का ही करंट, और एक तरफ आपने लगा दिया हीटर या प्रेस जिसको इसका 10 गुना 40 एम्पियर का करंट चाहिए। तो बताओ बच्चों ये दोनों अप्लायंस कैसे काम कर लेंगे? पहला तो ये डिसएडवांटेज हो गया किसका, सीरीज वाले का। दूसरा डिफरेंस आप ये समझो कि अगर इस पूरे सर्किट में कहीं पर भी शॉक, क्या बोलते हैं, कहीं पे भी फॉल्ट हो गया, या कोई भी डिवाइस जो है काम करना बंद कर दिया, मान लो इस बल्ब ने ही काम करना बंद कर दिया, ये फूक गया, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, फूक जाना, फूक गया, या फिर इन हीटर या प्रेस में से, ये जो सब सीरीज में लगे इनमें से कोई एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे, तो आपका पूरा का पूरा सर्किट ही खराब हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। तो ये क्या है, ये सारे डिसएडवांटेज हैं किसके, सीरीज वाले सर्किट के, राइट? आप लोग पहला डिफरेंस तो मतलब ये सारे डिफरेंसेस हैं।
पहला डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया कि आप अलग-अलग जो अप्लायंस है, जो अलग-अलग एनर्जी कंज़्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते हैं, वो सब सीरीज़ में काम नहीं कर सकते। भई एक को चाहिए 4, एक को चाहिए 10 और एक को चाहिए 40, और आपके उसमें करंट बह रहा है एक समान, मान लो 6 एम्पीयर का, तो वो 4 वाले का तो काम कर देगा, वो 10 वाले का काम नहीं करेगा, वो 40 वाले का काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो सर्किट हो सकता है फूके। सर्किट अगर एक बार फूक गया तो वो पूरा ही सर्किट जो है काम करना बंद कर जाएगा। ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं किसके, सीरीज वाले के। अब ये सारी चीजें जो आपको सीरीज वाले में देखने को मिलती है ना, वो पैरेलल में नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास तो दो रास्ते हैं। मान लो वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है करंट बहता हुआ, अब उसके पास एक ये वाला रास्ता है, दूसरा ये वाला रास्ता है, यानी कि उसके पास एक ये वाला रास्ता हो गया, दूसरा ये वाला रास्ता हो गया। तो यहाँ पे आपको हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आपका करंट वेरी करता है। यहाँ पे आप लगा सकते हो, मान लो आपने ऊपर बल्ब लगा दिया तो नीचे आप हीटर लगा सकते हो, आप प्रेस लगा सकते हो, या कोई भी ऐसा अप्लायंस लगा सकते हो जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, राइट? तो ये हमारे पास जो है एडवांटेज होता है किसका, पैरेलल वाले का। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बांटना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो हमारा पैरेलल वाला है उसके एडवांटेजेस होते हैं ज़्यादा। तो हम किसे प्रेफ़र करते हैं बच्चों, पैरेलल वाले सर्किट को जो है प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़ होने का या सॉकेट या फूकने का चांसेस कम होते हैं, और दूसरी चीज़ हमारा आई वेरी करता है, जिसकी वजह से हम अलग-अलग अप्लायंस जो है यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों? अब हमें क्या चीज़ पढ़नी है? हमें पढ़ने हैं सबके सिंबल्स। सिंबल्स क्यों पढ़ने होते हैं? क्योंकि इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है। क्या? जैसे कि आपका ऐसे करके ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऐसे करके आपका कुछ सर्किट लगा है, राइट? यहाँ पे ऐसे करके मान लो कोई बल्ब लग गया, यहाँ पे कोई किसी अमीटर लग गया, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है सर्किट मैंने बना दिया। यहाँ से पॉजिटिव वाले से आपका करंट जो है बहना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये सर्किट होते हैं, इसे तो मैंने आपको पढ़ा दिया, बट इन सर्किट में आपके जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे मान लो अब मैंने ये जो पूरा सर्किट बनाया है, हो सकता है किसी बच्चे को इसका सिंबल ना पता हो, मतलब ना पता हो कि ये क्या चीज़ है। हो सकता है किसी को ये ना पता हो, ये यार डिज़ाइन सा बना दिया अटपटा-सा। हो सकता है किसी को ये ना पता हो। तो सर्किट में बच्चों आपके सिंबल्स यूज़ होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपके हर एलिमेंट का सिंबल यूज़ होता है ना, जैसे एल्यूमीनियम हो गया, तो एल्यूमीनियम को आप क्या लिखते हो? एयर लिखते हो। सोडियम को आप Na लिखते हो। हर एलिमेंट का आपके पास सिंबल होता है केमिस्ट्री में। सिमिलरली यहाँ पे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपके पास हर चीज़ का सिंबल होता है, वो सिंबल आपको जो है पढ़ने हैं। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला ही सिंबल इलेक्ट्रिक सर्किट का दे रखा है, अगर आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको क्या बताई थी, डेफिनेशन। डेफिनेशन तो गोली मारो, जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में रहते हैं उसे डिफाइन करने के लिए, वो रहते हैं, एक तो कंटिन्यूअस रहता है हमारा, और एक क्लोज्ड रहता है, यानी कि हमारा ये क्लोज्ड होना चाहिए। अब क्लोज नहीं होगा तो नहीं होगा का, ठीक है? तो उस चीज़ को वो आप कोई ऐसे ही खुला खुला सा कोई धागा सा सर्किट नहीं बोल सकते, वो इट शुड बी प्रॉपरली ड्रॉन लाइक क्लोज्ड, तभी वो क्या है हमारे पास सर्किट कहलाता है। तो पहला ही चीज़ आपका क्या होता है, इन्होंने दिखाया कि आपका सर्किट कैसा होता है। नाउ मूविंग टू यहाँ पे, ये वाली चीज़ देखो जो मैं दिखा रही हूँ, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 1 सेल लिखा है नीचे, तो यहाँ पे ये क्या था, 1 सेल जो मैंने आपको बताया था। अब मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे को थोड़ा-सा दिखाना है। ये कौन-सी वाली चीज़ है? ये वो वाली चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि जब आपका सिंगल डंडा हो, यानी कि एक बड़ा एक छोटा, तो वो आपका सेल होता है। यहाँ पे 2 सेल इन सीरीज़ है, यहाँ पे 6 सेल इन बैटरी है। बेसिकली अगर वो आपका एक से भी ज़्यादा हो जाता है ना, फिर वो बैटरी में ही काउंट होता है। बस आपको ध्यान रखना होता है, तो जो बड़ा वाला डंडा होता है वो पॉजिटिव के लिए होता है, और जो छोटा वाला डंडा होता है वो आपका सिंपली नेगेटिव के लिए होता है बस। नेगेटिव यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और पॉजिटिव वाले से आपका जो है क्या जाता है, करंट जाता है इस वाले से। राइट? तो यहाँ पे ये क्या है, आपके सेल का जो है वो था। नाउ नीचे अगर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ज़िग-ज़ैग करके जो बना है, वो चीज़ वो ही है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ी है और आज की वीडियो में भी पढ़ी है। ऐसे लाइन ड्रॉ करके और ऐसे ज़िग करके जो हम बनाते हैं बच्चों, वो सिंबल आपका होता है रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो मैंने आपको क्या बताया था, इट इज़ अ फिनोमेना व्हिच रेसिस्ट या व्हिच अपोज़ द फ्लो ऑफ करंट इन योर सर्किट। हमारे पास जो करंट का फ्लो होता है उसे रोकता है, यानी उसकी स्पीड कम करता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। अब रेसिस्टर का हमारे
हमारे पास क्या होता है, ये इस तरीके से हमें सिंबल दिखाया हुआ है। इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है 1 रेसिस्टर और फिर लिखा है 2 रेसिस्टर इन सीरीज़। सीरीज़ का वही ये चीज़ तो आपने अभी पढ़ी है कि अगर कोई चीज़ अगर आपकी सीरीज़ में है तो वो कैसे लिखी होगी, ऐसे करके यहीं पे आप एक ज़िगज़ैग बना दो। वहीं पर अगर वो पैरेलल में होती है तो तब कैसे देखेगी, देखो पैरेलल वाला इन्होंने यहाँ बनाया है। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि केवल ज़रूरी नहीं है कि आपका रेसिस्टर ही पैरेलल में लगे, आपका सेल भी लग सकता है या कोई और चीज़ भी लग सकती है। तो इन्होंने यहाँ पे देखो सेल लगाया है, यहाँ पे क्या लिखा है 2 सेल इन पैरेलल लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 सेल इन पैरेलल। तो बेसिकली इन्होंने सिंबल से आपको बताने की कोशिश करी है कि आपके सेल जो है पैरेलल में इस तरीके से जाएंगे। नीचे वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रेसिस्टर इन पैरेलल लिखा है और यहाँ पे 3 रेसिस्टर इन पैरेलल लिखा है। फिर आपको क्या है, देखो यहाँ पे नॉर्मली इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव के सिंबल भी दिखा दिए हैं, हालांकि इसका इतना नहीं था, बट चलो पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको नॉर्मली बता दिया है। राइट, अब मैं आपको ना क्या है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ, अदरवाइज आपको जो है बाद में पढ़ना तो सबको ही है, एक नजर सब पे ही मारनी है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से भी उठा के दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको देखना है, हाँ यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है, देखो ये लिखा है अमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर मैंने आपको क्या बताया था, ये डिवाइस होते हैं किसको मेजर करने के लिए, करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो अमीटर क्या मेजर करता है, आपका करंट मेजर करता है। उसका सिंबल क्या होता है, ए, और ए को सर्कल बना दिया, क्या मैं देखो ए और ए को सर्कल बना दिया और ऐसे करके ये सर्किट जा रहा है, तो ये हमारा क्या मेजर करता है, करंट। वहीं पर अगर मैं वी और उसको सर्कल कर कर ऐसे दिखा दूं तो वो हमारे पास क्या मेजर करेगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेजर करता है। अच्छा बच्चों, ये जो है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास रेसिस्टेंस, ये जो इस तरीके से जिगजैग करके बना हुआ होता है। हमारे पास लैब में जब आप जाओगे, 11th क्लास में जब आप फिजिक्स के लैब में जाओगे तो आपके पास एक रेओस्टेट होता है। क्या होता है, रेओस्टेट होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि एक वेरिएबल रेसिस्टर होता है जिसके अंदर आप जो है उसका रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हो। तो वो क्या है, आपके हायर क्लासेस में आएगा, इसका इतना नहीं है, बट ये वाला जो है इसका सिंबल वगैरह और इसका बारे में जो आप जानोगे वो ज्यादा आप किस में जानोगे, अपना 11th 12th में जानोगे। ये आपका अर्थ का सिंबल हो गया, फ्यूज का। मैं देख रही हूँ कोई और, अच्छा हाँ एक इम्पोर्टेंट स्विच, स्विच का मुझे आपको समझाना है। देखो स्विच के बच्चों यहाँ पे ना दो सिंबल होते हैं, दो कैसे, एक स्विच का सिंबल होता है एक ऐसे और ऐसे, ठीक है, और दूसरा सिंबल होता है सिंपल गोल। ठीक है, यहाँ ये क्या चीज है बच्चों, ये यहाँ से आप मानो, ये मानो आपने डॉट डॉट कर दिए, ये चीज क्या है, अभी आप इसे ऐसे समझो फाटक की तरह। फाटक तो सबने देखा होगा, फाटक ट्रेन जाती है, फाटक ऐसे बंद हो जाता है, ट्रेन जैसी चली जाती है, फाटक ऐसे खुल जाता है। तो आप फाटक क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से फाटक आया ऐसे देखते ही, तो आप उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि ये की होती है। अभी फाटक जितना तो बड़ा नहीं होता, सर्किट तो बहुत छोटे होते हैं, जब आप लैब में जाओगे तो इतने छोटे छोटे से आपके डेस्क पे रखे रहते हैं सर्किट, ऐसे इतने छोटे छोटे होते हैं, राइट। तो वहां पे छोटी सी आपके पास एक की होगी, फाटक जितनी तो नहीं होगी बड़ी, बट मैंने उसका आइडिया दिया है कि वो किस तरीके से होती है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये खुली है, ओपन है। अगर ये ओपन है बच्चों तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। क्यों, क्योंकि ये अभी ओपन है। अभी करंट इसमें से मानो ऐसे आ भी रहा होगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, इसके आगे उसे कुछ मिला ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं जिसके आगे वो फ्लो कर सके। सिमिलरली इसी चीज का बच्चों सिंबल होता है ये, आपने गोल करके बना दिया, ये आपका सर्किट जा रहा है। सिंपल ये होता है आपका कि ये जो की है वो क्या है, ओपन है। दोनों ही सिंबल आपके ओपन की को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्लोज्ड की कैसे रिप्रेजेंट होती है बच्चों, जब ये इससे मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपका ऐसे दो डॉट्स लगे होंगे और बीच में सिंपल डंडा लगा होगा और ऐसे करके ये जा रहा होगा, यानी कि मैं यही चीज बना रही हूँ कि आपका करंट बहता बहता आ रहा है, वो यहाँ आया और वो यहाँ से आगे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आगे उसे रास्ता मिल रहा है, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है, क्रॉस क्यों, क्योंकि यहाँ से आगे उसे रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि वो उससे जुड़ा ही नहीं है। सिमिलरली जो मैंने सेकंड सिंबल बनाया है, इसका क्लोज्ड की कैसे बनेगा, बस यहाँ बीच में एक डॉट आ जाता है बच्चों। तो ये दोनों सिंबल आपके जो मैंने अब बनाए हैं, ये आपका क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन दोनों में से आपका करंट जो है पास करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो है इससे पहले ही वैसे ये तो आपका सिंबल वाला टॉपिक था, इससे पहले मैंने आपका जो है रेसिस्टेंस वाला टॉपिक कवर करवा दिया। ये वाला जो टॉपिक था ये था आपका बेसिकली सिंबल का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपके कौन कौन से सिंबल सर्किट में जो है यूज होते हैं बेसिकली। तो जो हमने डिस्कस करे बच्चों, मोटा मोटा वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप पढ़ लेना, एक नजर मार लेना, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। पढ़ोगे अपने लिए ही पढ़ोगे, राइट, तो इसलिए
जो बच्चा पढ़ेगा वो स्कोर करेगा, तो यही चीज़ होती है। बाकी जो जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं सिंबल्स, वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर लिए। ये की वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज़ योर हीटिंग इफेक्ट इन करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? पहले मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देती हूँ, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, तो ये क्या होता है बच्चों? आप इसे ऐसे समझो कि आपके घर में बल्ब लगता होगा। जब कभी भी आपने बल्ब को उतारने की कोशिश करी होगी, जब वो बहुत देर से जल रहा होगा या किसी भी काम की वजह से ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो जलना बंद हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हो? उसे उतारते हो। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने एकदम से जो जले हुए बल्ब को बंद होने के बाद उतारा होगा, तो वो ना हीट रहती है उसमें। अगर आपको इस वाले एग्ज़ाम्पल से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। दिवाली के टाइम पे आप लोग झालरें लगाते हो, राइट? झालरें जलती हैं। अब जब आपकी झालरें को जले हुए थोड़ा टाइम हो जाता है, कई बार बच्चे करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के मन में, तो वो क्या करते हैं, उनके बल्ब को छू के देखते हैं। तो उस टाइम पे बच्चों आप एक हीटिंग महसूस कर सकते होंगे, एक हीट महसूस कर सकते होंगे। तो वो हीट कहाँ से आई, वो जनरेट कैसे हुई? तो बच्चों होता क्या है कि इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा है, रेसिस्टेंस, ठीक है? तो जो ये रेसिस्टेंस जब होता है करंट में, तो उसी की वजह से हमारे पास से हीट भी जो है जनरेट हो जाती है, किसमें? हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। अब ये जो हीट जनरेट हुई, ये फायदेमंद भी होती है। फायदेमंद कैसे? हम ऐसे कई अप्लायंस यूज करते हैं अपनी लाइफ में जिनमें हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे ये जितने भी आप देख रहे हो मैंने लगाए हैं, जैसे कि आप प्रेस देख रहे हो, आयरन, जिसे आयरन कह लो, आप इलेक्ट्रिकल अवन देख लो, केटल देख लो, जिसमें आप अपना पानी, दूध, पता नहीं क्या-क्या, मैगी भी बनाते हैं कितने बच्चे तो हॉस्टल में जाके। आप इलेक्ट्रिकल हीटर देख लो, ये सारे टोस्टर देख लो, मतलब इन सारे ही अप्लायंस में आपको एक तरीके से हीट चाहिए बच्चों, राइट? हीट चाहिए। तो ये क्या होता है, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है किसका? हीटिंग इफेक्ट का। ये हमारे पास फायदेमंद कैसे होता है? बहुत जगह देखा होगा आपने कि हम आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या सिस्टम भी है, वायर्स वगैरह वो हीट हो जाते हैं। तो वो हीट कैसे होते हैं? उनके पीछे की वजह होती है बच्चों रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की वजह से जो है उनमें हीटिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि जब हमारा करंट बहता है किसी के थ्रू, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस आ ही जाता है। यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी। मैंने बताया था रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस आपका फिनोमेना का नाम है, और कोई भी मटेरियल होता है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी की, वो अपने में से कितना करंट पास कर रहा है और कितना उसे रोक रहा है, राइट? तो जो हमारा रेसिस्टेंस है उसकी वजह से हमारे अप्लायंस में क्या होती है? हीटिंग इफेक्ट होती है। और हीटिंग इफेक्ट के हमारे पास ये कुछ फायदे हैं, कैसे कि जहाँ हमें हीट की जरूरत होती है। अब थोड़ा सा हम बल्ब को भी देख लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास बल्ब होता है, ये बल्ब हमारा किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है। टंगस्टन से बनता है। अब ये टंगस्टन कौन सा मटेरियल होता है बच्चों? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये हीट को जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं, सहना, यानी कि एक वर्ड होता है ना कि उसको सह सकता है, यानी कि वो मेल्ट नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इतनी जल्दी से ये जो है मेल्ट नहीं होता, इसका जो फिलामेंट बोलते हैं, और शाइन करता है ये जो चमक आती है बल्ब में, ये अपने किसकी वजह से आती है? टंगस्टन की वजह से आती है। तो दैट्स वाई हम इसमें क्या यूज करते हैं? टंगस्टन। और यहाँ पर भी जो है इसका हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचता है आपका इस इलेक्ट्रिसिटी में, वो हमारे पास बचता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, तो बच्चों मैंने हालाँकि पावर बाद में लिखा है, बट मैं पहले पावर को ही आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। तो मैं अगर बच्चों आपसे पूछूँ कि पावर का क्या फ़ॉर्मूला होता है, तो पावर हमारे पास क्या होती है? आप इसे डिफ़ाइन कैसे पढ़ते हो करोगे, डिफ़ाइन कैसे करोगे? अच्छा, ये इससे पहले मुझे ये बताओ कि अक्सर आपने बोला होगा या सुनते हुए सुना होगा किसी से, यार वो तो बहुत पावरफुल है, यार उसमें तो बहुत पावर है। तो बेसिकली आप एक बार अपने दिमाग में ज़ोर डालो और सोचो कि आप पावर को डिफाइन किस टर्म में कर रहे हो? कैसे डिफाइन कर रहे हो? आप कैसे बोल रहे हो कि उसमें ज़्यादा ताकत है?
कैसे बोल रहे हो कि उसमें कम ताकत है? यार उसमें तो बहुत ताकत है, वो तो बहुत ताकतवर है, उसमें तो बहुत ज़्यादा पावर है। तो कहीं न कहीं आप पावर को फ़ोर्स से जोड़ रहे हो, कि इसका मतलब यार उस वो मतलब कितनी ताकत है उसमें, यानी बेसिकली ताकत कि वो कोई भारी भरकम चीज़ को उठा दे रहा है, वो इतनी चीज़ों उसमें कितनी हिम्मत है, कितनी पावर है ना? तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपके किससे जुड़ी हुई होती है? फ़ोर्स से जुड़ी हुई होती है, या एक और टर्म मैं यूज़ करूँ तो वर्क से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? वर्क से जुड़ी हुई होती है। तो पावर को आप साइंस के टर्म में कैसे डिफाइन करते हो? बच्चों, आप देखते हो कि किसी भी आप देखो साइंस में यहाँ पे मशीनों के बारे में पढ़ रहे हो फिलहाल, इंसानों के बारे में नहीं पढ़ रहे, ठीक है? कि उसमें कितनी पावर है। साइंस में मशीनों के लिए जो पावर डिफाइन होती है वो ऐसे होती है कि कोई भी मशीन या कोई भी डिवाइस में कितनी क्षमता है काम करने की इन पर्टिकुलर टाइम। यानी कि मान लो 1 मिनट में हम देखेंगे कि एक मोबाइल कितना काम कर रहा है, एक हीटर कितना काम कर रहा है, एक प्रेस कितना काम कर रहा है। तो उन बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि कौन कितना पावरफुल है, किसकी पावर कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं पावर का आपको फ़ॉर्मूला लिखूँ, तो आपका फ़ॉर्मूला होता है बेसिकली पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। यानी कि वो अप्लायंस पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क डन कर रहा है, राइट? ये तो हो गई आपकी पावर की डेफिनेशन, आपकी पावर का फॉर्मूला। बट आपका काम यहीं तक नहीं बनेगा, मतलब आप सिंपली ये लिख कर नहीं आ सकते, क्योंकि आपसे जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल के टर्म में पूछी जा रही है। किसके टर्म में पूछी जा रही है? इलेक्ट्रिकल के टर्म में। तो आपको इस पावर को इस वाले टर्म में लिखना पड़ेगा जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी से जो है आपका मेल खाता हो। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको ये वाली पावर नहीं लिख कर आनी नॉर्मली। आपको पावर इलेक्ट्रिकल वाले टर्म में लिखनी होगी। यानी कि अब तक आप क्या पढ़ चुके हो? आप करंट पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो? आई पढ़ चुके हो, आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हो, वी पढ़ चुके हो, आप रेजिस्टेंस पढ़ चुके हो, आर। तो बेसिकली आपका जो ये पावर आना चाहिए ना, वो इन्हीं तीनों टर्म में आना चाहिए। ये आप तीनों टर्म्स किसे रिलेट करती, किसके थ्रू रिलेट, मतलब कि ये तीनों टर्म्स कब रिलेट करती है? ओम्स लॉ में रिलेट करती है। मैंने कहा था ना, देखो हर जगह आपका ओम्स लॉ आ ही आ रहा है। तो ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हर जगह आपका ओम्स लॉ आ रहा है, तो इसीलिए उसको जो है बहुत अच्छे से समझना है कि वो क्या है, क्या कहता है। हर जगह आता है। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बेसिकली मोटे-मोटे ये 3 ही जो है वेरिएबल पढ़े हैं, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और आर। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी जो पावर है वो इन्हीं तीनों टर्म में कहीं न कहीं आनी चाहिए, तभी वो जो है आपका क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल पावर बनेगा। अच्छा, अब आप इसे लिखोगे कैसे? आप इसे ऐसे लिखोगे कि आप एक-एक टर्म देखो। पहले तो देखो आप टाइम, सर्कल नहीं करती। पहले तो देखो आप टाइम और दूसरा देखो आप वर्क डन। क्या आप टाइम को कन्वर्ट कर सकते हो? तो बच्चों देखो टाइम को तो देखो, टाइम इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट? आप टाइम एक फंडामेंटल है, उसको नहीं आप कर सकते। एक बार के लिए आप वर्क डन को ज़रूर कर सकते हो। आप पहले टाइम देखो, टाइम को आप नहीं कर सकते। देन आप देखो वर्क डन। हाँ, आप वर्क डन को कर सकते हो। अब अगर एकदम से किसी बच्चे ने पढ़ रखा होगा, रिवीजन कर रखा होगा, तो हो सकता है उसे ध्यान आ जाए किसका फॉर्मूला? आपका वी का फॉर्मूला, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वर्क डन ओवर क्यू। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि आपको चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में कितना वर्क डन हुआ है, वो हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप अपना वर्क डन निकालोगे, वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, और वही चीज आप यहाँ पे रख दोगे। अब आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे जब आप ये दोनों वैल्यू रखोगे, वी क्यू अपॉन में टी, टाइम को मैं टी लिख देती हूँ। ये लिख दिया आपने? एक सेकेंड, थोड़ा सही से लिखते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि आपने वर्क डन को क्या लिख दिया? आपने लिखा वी क्यू ओवर में टाइम। ये आपका क्या है? पी है, पावर, राइट? तो अब आपने क्या लिखा? आपने वर्क डन को किसकी टर्म में लिख दिया? वी और क्यू में। अब आप ये देखो इस पूरे फॉर्मूले को, क्या आप इसको और चेंज कर सकते हो किसी और टर्म में? तो आंसर है बच्चों हाँ। हाँ कैसे? कि आप इतना टर्म देखो, इतना एरिया, यहाँ ये क्या लिखा है? क्यू ओवर टी। और याद करो अपना पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि आपका क्या था? करंट। करंट का फॉर्मूला याद करो, जो कि आपने क्या पढ़ा था? आई इज इक्वल टू क्यू
ओवर टाइम, यानी कि आपका चार्ज ट्रांसफर इन पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में आपका कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, वो हमारे पास क्या होता है, करंट होता है। यही तो उसकी डेफिनेशन थी। तो यानी कि आप इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो V इंटू आई। अब आपको जो चीज है मेरे को पढ़ानी है आप लोगों को, वो ये है कि ट्रिक, आप इसे याद कैसे करोगे। तो मैंने आपको पहली ट्रिक क्या बताई थी, एक बताई थी आपको वी, जो कि आपको ओम्स लॉ याद करने के लिए थी। अब एक दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, वो है VIP। ये वाली ट्रिक आपका ओम्स लॉ के लिए है, जो पहली वाली चीज है वीर। ये जो सेकंड वाली है, ये आपकी किसके लिए है, पावर के लिए। अब यहाँ पे इक्वल टू कहाँ आएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा बच्चों ये सेकंड वाले उसमें। वहाँ पे इक्वल टू कहाँ आ रहा था? एक सेकंड अच्छे से बनाती हूँ। यहाँ इक्वल टू आएगा आपका आईपी के बीच में, और पहले आपका इक्वल टू आ रहा था वीआई के बीच में। यानी कि पहला ओम्स लॉ क्या करता है कि जितना आपका वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा आपका करंट होगा, और फिर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ हमारे पास पावर आई है कितनी, V इज इक्वल टू आई वी। यानी कि ट्रिक से आप इसे याद करोगे तो क्या ट्रिक है, VIP। वीआईपी, वीआईपी तो आपको पता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन जनरल वी नो वीआईपी, हम लोग बोलते हैं, बचपन से भी पता है। तो ये ट्रिक है याद करने की, क्या याद करने की, इलेक्ट्रिकल पावर याद करने की। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, V इज इक्वल टू आई पी। तो बच्चों अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ये जो मैंने जितना भी लिखा है यहाँ पे बेसिकली मैंने इसे ड्राइव करना बताया है। तो मुझे लगता है कि अब आप सीख गए होंगे कि हमने, देखो मैं एक बार और सिखा बता देती हूँ कि मैंने क्या करा। मैंने सिंपली सबसे पहले पावर की डेफिनेशन लिखी, वर्क डन ओवर टाइम। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डेफिनेशन है किसकी, पावर की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि मुझे पावर निकालनी है इलेक्ट्रिकल टर्म में, यानी कि इस चैप्टर में हमने जो इलेक्ट्रिसिटी के तीन बेसिकली वेरिएबल पढ़े हैं इंपॉर्टेंट, जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा करंट और हमारा आर। इन तीनों टर्म्स में ही हमारे जो है पावर आनी चाहिए, इन तीनों में से ही किन्हीं में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें लाने के लिए हमने क्या करा, हमने देखा हाँ हम टाइम को नहीं रिप्लेस कर सकते, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर हमने मूव करा अपना वर्क डन में। तो हमने सोचा कि हाँ भाई जो भी चेंजेस हमें करने हैं हम इस वर्क डन में ही करने हैं। फिर हमने क्या करा, हमने याद करा अपना दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। यानी कि हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने में वर्क डन जो होता है, वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वही फॉर्मूले से हमने क्या है, वर्क डन की वैल्यू निकाली। ये क्यू इधर मल्टीप्लाई में चला गया, और हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू क्यू। यही वैल्यू हमने कहाँ, पावर के फॉर्मूले में वर्क डन की जगह पे रख दी। रखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे Q/T तो हमारे पास I होता है, यानी करंट होता है। तो हमने उसको भी रिप्लेस कर दिया, और हमने क्या लिख दिया, V इंटू आई। तो बेसिकली हमारा जो फाइनली फॉर्मूला निकल कर आया है पावर का, वो क्या निकल कर आया है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलो मैं सब रफ नहीं करती, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि हमारा पावर का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, V इंटू आई। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया क्या, इलेक्ट्रिक पावर। अब हमें जाननी है पावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो वो हम जान लेते हैं। तो पहली चीज तो ये बच्चों की, इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है क्या, वॉट। हमारे पास पावर की यूनिट होती है वॉट। दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है बच्चों, इसकी जो कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल, यानी बिजली जो होती है कमर्शियली, यानी पैसे वैसे के लिए जो हमारा बिजली का ट्रांसफर होता है, कमर्शियल यूनिट होती है, वो हमारी होती है किसमें, किलो वॉट पर आर में होती है, राइट, किलो वॉट आर में होती है, इसमें होती है। अब हमारे पास क्या होता है बच्चों, अगर हम देखें कि हमारे पास 1 किलो वॉट कितना होता है, तो हमारे पास 1000 वॉट होता है। देखो किलो वॉट जहां पर भी आ जाता है तो वो क्या होता है हमारे पास, कितना होता है, वो हमारे पास होता है 1000 वॉट होता है। और अगर मैं आर्स की बात करूं, तो आपका 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो वो होता है आपका 60 इंटू 60। कितना होता है, 3600 सेकंड होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरे पास अच्छा ये कहाँ से आया, 1 किलो वॉट आवर कहाँ से आया, इस चीज को समझने के लिए आपको पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला टॉपिक। तो आपको ये वाला पोर्शन तो अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं अब इसको रफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं यहीं पर आपको जो है इलेक्ट्रिकल पावर भी समझाने वाली हूँ। तो बच्चों आपने अभी फॉर्मूला देखा था कौन सा, आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू, यानी कि पावर इज इक्वल टू कितना लिखा था आपने,
वर्क डन ओवर टाइम लिखा था। अब ये जो पावर होती है ना ये जो वर्क डन होता है ना बच्चों, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है। क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है। तो इसको ही हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मानेंगे और इसको ही हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम बेसिकली यहाँ लिख देते हैं P इंटू टी। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? P इंटू टी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे ये पावर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है वो लिखेंगे V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ये हम क्या लिख देंगे? V इंटू आई इंटू टी। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमें हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है? V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है। तो वो वाली चीज हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे एंड फाइनली हमारा जो V है यानी कि वो कितना आ जाएगा? V की जगह पे आप ये वाली चीज रख दोगे तो आपका आई आर इंटू आई टी आ जाएगा। तो बेसिकली आपके दो आई आ गए तो वो आपका आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर आर टी आपका जो है फाइनली फॉर्मूला किसका आया है? ये आया है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। यहाँ पे ये जो वर्क लिखा है ना डब्ल्यू, आप इसको वर्क डन से ना लेके आप इसको कैसे समझो? ये समझो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया है, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपका पास आया है। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है आपकी जूल। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास? एक सेकेंड। हम्म। तो इसकी हमारे पास क्या होती है बच्चों? एनर्जी जो होती है किसी भी फॉर्म में हो तो वो हमारे पास क्या होती है? हाँ, हमारे पास उसकी यूनिट क्या होती है? अपने पास जूल होती है एनर्जी की। और हम वहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे पावर की यूनिट क्या होती है। तो पावर की यूनिट हमारे पास क्या होती है? वॉट होती है बेसिकली। बट कमर्शियली हमारे पास पावर जो होती है वो हम किस टर्म में लिखते हैं? किलो वॉट आर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? किलो वॉट और कैसे आया बच्चों? आपका ये जो टाइम है वो पावर से मल्टीप्लाई हो गया ना। अब पावर को आपने वॉट में लिखा, अब ये आप वॉट किलो लगा दो तो थाउजेंड से इंटू हो जाती है या डिवाइड हो जाती है। ऐसे कन्वर्जन होता है ना, जैसे भाई आपका मीटर और किलोमीटर होता है। ठीक है, अगर आपका 1 किलोमीटर में बात करें तो 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर किलो वर्ड जो आपका जब भी लग जाता है तो वो उसमें 1000 क्वांटिटी आ जाती है। इस चीज को आप ग्राम से भी समझ सकते हो। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही वाली चीज है कि 1 किलो किलो वॉट इज इक्वल टू वॉट? 1000 वॉट। और 1 आर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है? 3600 होता है। अब इन दोनों को ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 किलो वॉट आर में। तो वो आपका क्या होता है? इट इज बेसिकली इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 जीरो इसके होते हैं और 2 जीरो इसके। तो दोनों का आप मिलाकर कैसे और कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू की पावर 5। इसके इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो आप यहाँ पे एक पॉइंट बीच में अगर लगा दो तो ये बन जाएगा आपका क्या? 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल। क्या बनेगा? जूल। तो ये बेसिकली आपका, देखो ये आपका ऐसे लिखा गया है क्या? जूल। जूल जूल आपका क्या निकाला गया है यहाँ पे? एनर्जी। ये देखो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्या लिखना चाह रही थी। ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू जूल है। तो ये आपका कन्वर्जन है कि 1 किलो वॉट आर कितना होता है हमारे पास? 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आपसे जो है बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों फाइनली हमारा क्या है? ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है फाइनली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। उन सारे न्यूमेरिकल्स पे हम लोग अपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ताकि आप लोगों की बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो, आप लोग बहुत अच्छे से उसके लिए तैयार हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को हम अपने यहीं पे एंड करते हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाँ रिवीजन जरूर करना अपना बाद में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।